फेसबुक हुआ क्यों? आ गया फोन में दे। नमस्कार दोस्तों, आज अपन पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे RUHS एंट्रेंस एग्जाम जो 11 अगस्त को कंडक्ट हुआ। इसका पूरा जो पेपर है वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। सारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है इसके द्वारा पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा 1 by 1। ये जो पेपर हुआ है इसका जो अभी सटीक आंसर जो है वो आपके सामने अभी एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो आपको पहले ही जो पेपर है वो अपन सॉल्व करवाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आए थे बड़े सिंपल क्वेश्चन आए, सारे ही अपने जो कोचिंग में पढ़ाए फार्माकॉन और विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों के कोलाब्रेशन से जो आपको पढ़ाया गया था वो आपको अभी आपको बताएंगे कि यही क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। तो मैं सबसे पहले हरीश जी चौधरी सर को आपको बुलाऊंगा और केमिस्ट्री का जो एक्सपर्ट फैकल्टी है ये आपको उस पेपर के बारे में बताएंगे। तो सारे लोग अपने इस लिंक को शेयर कर दें और अपने उस ग्रुप में अपने सबको इनवाइट करें ताकि आप जो है लाइव उसका पेपर सॉल्यूशंस या जो भी आपको डाउट है और अपना कितना स्कोर आया है वो भी आप हम शेयर करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अभी जो पेपर सॉल्यूशंस है वो स्टार्ट करेंगे। मिस्टर हरीश जी चौधरी सर आएंगे। इनको जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं और कई सारी जो बैच है लगभग RUHS के ये चौथा 5वां बैच है वो हरीश जी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और हमेशा इनकी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो पढ़ाया गया क्वेश्चन है वो 100% रिजल्ट रहता है। तो आइए हरीश जी सर आप। ऑटो पे लगा दें, ऑटो कर दे उसको। Thank you, Narendra sir. Good afternoon, all of you. Thank you, Narendra sir. Good afternoon, all of you. कल जो अपन का RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो क्लासरूम नोट्स जो अपने हैं वो लिखवाए थे उसी के अंदर से 100% क्वेश्चन है वो आए। तो उन्हीं को आज अपने है वो यहाँ पर है वो सॉल्यूशन है वो करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो आज का जो लाइव सेशन है इसको आपको है वो शेयर है वो करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को है वो इस लाइव सेशन का है वो फ़ायदा है वो मिल सके। और जो कल आपका BSc नर्सिंग एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर बहुत ही है वो शानदार है वो पेपर था जिसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अपन के है वो क्लासरूम नोट से थे। तो उन्हीं को यहाँ पर अपने वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन है वो लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। आपके सामने है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन के अंदर अपन को बताना है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो अब इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वो N-हेक्सेन और N-हेप्टेन ये आपके आइडियल सॉल्यूशन है। बी जो ऑप्शन है बेंजीन एंड टोलुइन ये भी आइडियल सॉल्यूशन का है वो एग्जांपल है। डी जो ऑप्शन है ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन सॉल्यूशन ये भी आपके है वो आइडियल सॉल्यूशन का है वो एग्जांपल है। तो ये तीनों ही आदर्श विलयन है, लेकिन अपन का जो क्वेश्चन है कौन सा है वो आदर्श विलयन है वो नहीं है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है वो सी इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो आपके आइडियल सॉल्यूशन है वो नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल के अंदर भी है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। पॉजिटिव डेविएशन हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो सी इसका है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर है वो हो जाएगा सी है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा।
तो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इफ एक विलयन का पराशण दाब बढ़ता है, तो विलयन का पराशण दाब है वो किसके कारण बढ़ता है, इसके बारे में अपन है वो बात करेंगे। अब इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ये आपके है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का है वो फॉर्मूला होता है। तो अब अगर अपन टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर अपन का जो ऑप्शन दे रखा है वो है टेम्परेचर इज लोअर, तो इस कारण ये आपके ऑप्शन है वो नहीं होगा। उसके बाद में वॉल्यूम को अगर अपन है वो कम करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ वॉल्यूम है वो डिक्रीज की जगह इंक्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भी इसका राइट आंसर है वो नहीं होगा। डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दी अबव, तो ये भी आपके ऑप्शन के अंदर नहीं रहेगा। अब इसके अंदर अगर n को अगर अपन बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को अगर बढ़ाते हैं, पार्टिकल की संख्या को अगर अपन बढ़ाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो अपन का जो राइट आंसर है वो बी इसके अंदर है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। घुलनशील पदार्थों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी जो सॉल्यूट है उसकी अगर क्वांटिटी को अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, पराशण दाब है वो बढ़ता है। तो अब इसके अंदर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है वो 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोड्यूस ऑब्टेन एट द एनोड विल बी। अगर अपन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है बोले, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। एनोड पर है वो क्या प्रोडक्ट होगा, इसके बारे में अपन को है वो पूछा गया। प्लेटिनम अपन का है वो इलेक्ट्रोड है वो लेना है। तो अब इसके अंदर जो H2SO4 है वो होता है, H2SO4 को अगर अपन है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में लें तो इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये 2H प्लस 2SO4 यानी SO4 2 माइनस के अंदर ये कन्वर्ट है वो होता है, SO4 2 माइनस के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। 2H प्लस जो होता है वो कैथोड की तरफ है वो जाता है और SO4 2 माइनस जो होता है वो एनोड की तरफ है वो जाता है। तो अब यहाँ पर अपन के जो ऑक्सीजन गैस है O2 है वो अपन के है वो एनोड पर है वो रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो तो अपन के कहाँ रिलीज होगी, कैथोड पर है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पर आपका है वो O2 जो गैस है वो एनोड पर है वो रिलीज होगी। यही अपन को क्वेश्चन में पूछा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद, तो एनोड पर है वो ऑक्सीजन है वो प्राप्त होगा। तो बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो 37 लेड स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी का जो यूज होता है इसको अपन है वो सीसा संचयक सेल भी है वो कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी है वो होती है जिसका उपयोग अपन है वो गाड़ियों के अंदर है वो करते हैं, बस के अंदर, ट्रक के अंदर, जीप के अंदर और घर के अंदर आपका जो इन्वर्टर होता है वो भी लेड स्टोरेज बैटरी का ही है वो एग्जाम्पल है। ये आपके है वो सेकेंडरी बैटरी है जिसको अपन है वो एक बार यूज करने के बाद में वापस अपन है वो चार्ज कर सकते हैं, यानी डिस्चार्ज होने के बाद में वापस इसको चार्ज करके अपन यूज है वो ले सकते हैं। प्राइमरी जो बैटरी होती है वो एक बार है वो डिस्चार्ज होने के बाद में वापस उसको अपन है वो चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में वापस उसको अपन है वो चार्ज कर सकते हैं। तो अब जो सेकेंडरी जो आपका है वो सेल है लेड स्टोरेज सेल, इस लेड स्टोरेज सेल के अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स अपन इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है वो डालते हैं जिसे अपन है वो बोलते हैं गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह है वो काम में है वो आता है। इसमें आपके है वो जो एनोड और कैथोड जो होता है वो लेड और लेड ऑक्साइड का है वो बना हुआ होता है।
और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो H2SO4 है, वो होता है H2SO4 है, वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह है, वो काम में है, वो लेते हैं। तो इस कारण सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा H2SO4। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। ये एज ए है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम में लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट जो आपके है वो 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके है pH इजिकल टू 1 के विलियन में डूबा हुआ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, वो अपन को है वो बताना है। तो अब यहां पर अपन का जो एक सीधा सा इसका जो फॉर्मूला था, ई सेल इजिकल टू है वो -0.0591 और उसके बाद में यहाँ पर है वो pH है वो दे रखी है, ये अपन का है वो फॉर्मूला है। तो अब pH की जो वैल्यू है वो कितनी आपके दे रखी है, pH की जो वैल्यू है वो 1 है। तो अब यहाँ पर अगर अपन 1 है वो रखेंगे तो सीधा सा आंसर निकल जाएगा ई सेल इजिकल टू हो जाएगा -0.0591 इंटू 1, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई के अंदर है, -0.0591 इंटू pH। तो pH की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को है वो 1 दे रखी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा -0.059 वोल्ट। ये आपका है वो इसका आंसर है वो हो जाएगा। और इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लगाकर अपन को इसका आंसर है वो निकालना है। तो बिल्कुल एकदम है वो सीधा क्वेश्चन है वो पूछा गया। ई सेल इजिकल टू हो जाएगा -0.0591। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण स्थितियां दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +7। +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करता है। तो इसके अंदर आपके है वो +2 से +7 तक मैग्नीज है वो शो करता है, क्योंकि मैग्नीज का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखें, मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d5 4s2। तो अब ये अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो ये +2 शो करेगा, और d से भी अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे तो 2 और 5 हो गए 7, यानी +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है। और वो शो कौन करता है, मैग्नीज है वो करता है। स्कैंडियम ओनली फॉर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है, और वो करता है +3। कॉपर जो होता है वो +1 और +2 शो करता है। कोबाल्ट है वो +2 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट को मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अपन के क्लासरूम जो नोट्स के अंदर अपने बच्चों को करवाए थे, एज इट इज कोई भी आपके इसके अंदर है वो लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं, सीधा क्वेश्चन है वो, सपाट क्वेश्चन है वो पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, बिजली के तार बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। बिजली के तार बनाने के अंदर किस धातु का उपयोग होता है। तो मेनली बिजली के जो तार होते हैं उसको बनाने के अंदर अपन है वो कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग अपन है वो करते हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो वायरिंग होती है उसके अंदर तार जो होता है वो कॉपर का होता है, और खंभों के ऊपर जो लाइटिंग के अंदर जो तार होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही यहाँ पर है वो ऑप्शन के अंदर है वो नहीं है। तो इस कारण यहाँ पर आपके है वो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकल। निकल के तार का उपयोग अपन है वो करते हैं। तो ये इसका बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। निकल का उपयोग अपन है वो तारों के अंदर है वो करेंगे, बिजली के तार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहर लवण में पानी के अणुओं की संख्या। मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, ये आपके है वो मोहर लवण होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट।
फेरस अमोनियम सल्फेट को अपन है वो मोर सॉल्ट भी है वो कहते हैं। 12th के अंदर आपने जब टाइट्रेशन की थी तो इसका उपयोग अपन है वो करते हैं ऑक्सीडेशन, जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है उसके अंदर KMnO4 और FAS मोहर सॉल्ट का उपयोग अपन है वो टाइट्रेशन के अंदर है वो करते हैं। तो अब मोर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि जल के अणु इसके अंदर कितने हैं वो है, तो जल के अणुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 6 अणुओं की संख्या है वो हो जाएगी। तो इस कारण इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इसका है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। मोर सॉल्ट के अंदर अणुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 6 है वो हो जाएगी। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, डायरेक्ट है वो पूछा गया क्वेश्चन, 6 है वो इसके अंदर है वो जल के अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपन का क्वेश्चन है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टू एंटर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो बाहर से एनर्जी को वो कंज्यूम है वो करता है, उस एनर्जी को है वो क्या कहते हैं, वो ये क्वेश्चन के अंदर है वो पूछा गया है। तो अब इसके अंदर अगर अपन है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को देखें तो इस टाइप का ग्राफ है वो अपन है वो प्लॉट करते हैं। इसके अंदर ये आपके है वो रिएक्टेंट है A प्लस बी के अंदर ये एनर्जी ऑलरेडी इसके अंदर है वो प्रेजेंट होती है, ये एनर्जी यानी वाई एक्स पर अपन एनर्जी को है वो लेते हैं और जो एक्स एक्सिस है इस पर अपन टाइम है वो लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है A प्लस बी, इसके अंदर इतनी एनर्जी ऑलरेडी है वो प्रेजेंट है, लेकिन इतनी एनर्जी जब अपन इनको बाहर से है वो देंगे, बाहर से जब ये रिएक्टेंट इस एनर्जी को है वो गेन करेंगे तो ये प्रोडक्ट C प्लस डी के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को अपन है वो क्या कहते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब इसके अंदर आपके है वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी तो है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं तो एनर्जी उसके अंदर होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी आपके है वो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है आपके है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस बाहर से गेन की गई एनर्जी, इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड भी है वो नहीं है, बाहर से एनर्जी कितनी गेन करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो अब आपके है वो 42 के अंदर आपके है वो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को है वो कह रहा है सामान्य रासायनिक परिस्थिति के लिए 2A प्लस 2B ये आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। A के गायब होने की दर R1 है और B की R2 है। R1 और R2 की दरें इस प्रकार संबंधित है, यानी इनके बीच में क्या रिलेशन है वो अपन को बताना है। तो अब यहां पर आपके है वो अब इसके अंदर जो रेट R होती है उस R का जो फॉर्मूला होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A। अब यहां पर A का है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है वो हो जाएगा। तो अब अपन R लिखेंगे तो इसके लिए है वो क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इजिकल टू, यहां पर भी आपके है वो माइनस लगेगा और यहां पर भी है वो माइनस हो जाएगा 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब इसकी जगह आपके है वो R1 दे रखा है तो ये हो जाएगा 1/2 R1 बराबर हो जाएगा 1/2 R2। तो 1/2 से 1/2 है वो कैंसिल है वो हो जाएगा, पीछे आपके है वो आ जाएगा R1 बराबर R2। तो C इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा R1 बराबर R2 है वो हो जाएगा। अभिक्रिया की जो गति होती है वो गति के अंदर गति का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इजिकल टू 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। तो अब यहां पर अपन क्या आ जाएगा R1 R2 1/2 से 1/2 है वो कैंसिल है वो हो जाएगा।
तो सीधा सा रिलेशन है वो पूछा है, तो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, R1 बराबर है वो R2 हो जाएगा। तो सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन है वो लेते हैं 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड एक दंतुक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज नॉट यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड का मतलब होता है एक दंतुक जो लिगेंड होता है, यूनिडेंटेड को अपन मोनोडेंटेड लिगेंड भी है वो कहते हैं, यूनिडेंटेड को अपन मोनोडेंटेड लिगेंड भी है वो कहते हैं, जिसके अंदर एक डोनर एटम है वो होता है, उसको अपन मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड। तो अब यहाँ पर ये जो Cl है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 एमीन है वो भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, H2 वाटर है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो अब आपके है वो ये C2O4 2- इसको अपन है वो बोलते हैं ऑक्सलेटो। ये जो आपके है वो बाइडेंटेड लिगेंड का है वो एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर दो डोनर एटम है वो होता है CO-CO-। तो दो डोनर एटम इसके अंदर है वो प्रेजेंट है, इस कारण ए इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विल्किंसन उत्प्रेरक है जिसका उपयोग एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो अब यहां पर अपन है वो देखते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक। विल्किंसन जो उत्प्रेरक होता है उसका उपयोग जो होता है वो पॉलीमराइजेशन के अपन अंदर है वो करते हैं, यानी जो एल्कीन होता है उस एल्कीन के बहुलीकरण के अंदर विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो रोडियम है वो होता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है वो कंपाउंड है। और इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, डी इसका है वो राइट आंसर है वो होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी जो आपका है वो है ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्लोरोरोडियम फर्स्ट, ये आपके है वो इसको अपन विल्किंसन कैटलिस्ट है वो कहते हैं। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है वो देखो 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम है। क्वथनांक पूछा है किसका है वो अधिकतम है वो है, तो जो क्वथनांक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी है वो अधिक है वो होगा। तो अब यहाँ पर ये जो तीन है इनके अंदर कार्बन की संख्या है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है, तो आयोडाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या भी 2 है, दूसरा आयोडाइड भी है वो जुड़ा हुआ है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ये इनके बीच में है वो रिलेशन है वो होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा आयोडो एथेन का मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे है वो ज्यादा होगा, तो इस कारण है वो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। आयोडो एथेन का मॉलिक्यूलर वेट है वो इन चारों में सबसे ज्यादा है, इस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, तो ए इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या रिजल्ट अपन को है वो ऑब्टेन होगा। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर व्हाट इज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट अपन को है वो ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन रिएक्शन है वो देखें तो ये आपके है वो फिनॉल है। अब इस फिनॉल की रिएक्शन अपन ब्रोमीन वाटर के साथ है वो करवाते हैं, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब अपन रिएक्शन है वो करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये आपके है वो प्रोडक्ट है वो बनेगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये प्रोडक्ट है वो बनता है ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो देता है, यानी फिनॉल की रिएक्शन जब अपन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो व्हाइट पीपीटी अपन को है वो ऑब्टेन होती है, व्हाइट पीपीटी व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो ऑब्टेन होता है। तो इस कारण सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सरल ईथर को पहचानिए। सरल ईथर को अपन को बताना है कौन सा है वो सरल ईथर है।
तो अब यहाँ पर दो टाइप के ईथर है वो होते हैं, एक आपके है वो मिक्स ईथर होता है और एक है वो सिंपल ईथर है वो होता है। ईथर को अगर अपन देखें तो ईथर को दो कैटेगरी के अंदर है वो डिवाइड कर रखा है। एक आपके है वो सरल ईथर होता है, सरल ईथर, सरल ईथर, इसको अपन सिंपल ईथर भी बोलते हैं, सिंपल ईथर। और दूसरा आपके है वो मिक्स्ड ईथर होता है, मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। अब दोनों में फर्क क्या होता है, यहां पर सरल जो ईथर होता है उसका फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि आपके है वो जो ईथर ग्रुप है इससे कनेक्ट दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं, वो जब इक्वल होते हैं तो उसको अपन है वो सरल ईथर है वो कहते हैं। ईथर ग्रुप से कनेक्ट दोनों एल्किल ग्रुप है वो इक्वल होता है तो उसको अपन है वो सिंपल ईथर या सरल ईथर है वो कहते हैं। और दूसरी कंडीशन के अंदर जो मिक्स ईथर होता है उसके अंदर ये जो ईथर ग्रुप से कनेक्ट दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं वो अलग होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ROR डैश, यानी कि दोनों एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग है। यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप अलग है जबकि यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप है वो सेम है। यही इसके अंदर है वो मेजर है आपके है वो दोनों के अंदर है वो डिफरेंस है। तो अब अपन को यहाँ पर है वो देखना है इसमें कौन सा है वो ऑप्शन सुटेबल है वो होगा। यहाँ पर दोनों आपके एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये सिंपल ईथर नहीं है तो ये कट है वो हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके है वो एक C6H5 है और एक C2H5 है तो ये भी आपके है वो नहीं है। सी ऑप्शन के अंदर है वो मेथिल और एक फेनिल ग्रुप है, इस कारण ये भी आपके है वो मिक्स ईथर है, सिंपल ईथर नहीं है। डी ऑप्शन के अंदर है वो देखो दोनों एल्किल ग्रुप है वो सेम है, C6H5 फेनिल ग्रुप है, इस कारण डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट है वो हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी इसका है वो राइट आंसर। डी है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर मिक्स ईथर आपके है वो सिंपल ईथर, सिंपल ईथर है और यही अपन को है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टीकरण एक प्रतिक्रिया है। एस्टिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन रिएक्शन, किस टाइप की है वो रिएक्शन है, यानी कि जब अपन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन जब अपन करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में तो एस्टर का है वो फॉर्मेशन होता है और अभिक्रिया को अपन है वो एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो एस्टर है वो बनता है उसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट लाइक स्मेल है वो होती है। फ्रूट जब राइपिंग होती है, फल जब पकते हैं तो उसके अंदर भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है और उसी कारण उनके अंदर है वो सुगंध है वो आती है। तो अब ये पूछा है कि अपन को ये किस टाइप की है वो रिएक्शन है, तो पहला ऑप्शन है इरिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। एस्टीकरण जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी एस्टर को तोड़कर वापस अपन कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल का है वो फॉर्मेशन है वो करवा सकते हैं। तो ये इसका है वो रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका आंसर है वो नहीं है। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो है लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये आपके क्या हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हो जाएगी। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके अंदर CH3CO ये आपके है वो पॉजिटिव है, इसके ऊपर एथॉक्सी ग्रुप C2H5O माइनस ये एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, ये यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ से है वो OH और यहाँ से H है वो बाहर निकलेगा। तो OH बाहर निकलता है और ये एथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर है वो जुड़ता है, इस कारण ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होती है। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट है वुड स्प्रिट निम्नलिखित में से दूसरा नाम है। वुड स्प्रिट है वो किसको अपन है वो कहते हैं, तो जनरली वुड स्प्रिट अपन है वो मेथेनॉल को वुड स्प्रिट है वो कहते हैं, क्योंकि जो मेथेनॉल का जो निर्माण होता है वो पेड़ पौधों की जो छाल होती है, पत्तियां होती है, उनको गलाकर, पेड़ पौधों की छाल को गलाकर मेथेनॉल का है वो निर्माण है वो किया जाता है। तो इस कारण आपके है वो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। मेथेनॉल को अपन वुड स्प्रिट अपन है वो कहते हैं। मेथेनॉल CH3OH ये इसका फॉर्मूला है वो होता है। पेड़ पौधों की छाल को गलाकर सड़ाकर अपन मेथेनॉल का है वो निर्माण करते हैं, इसी कारण इसका दूसरा नाम है वो वुड स्प्रिट है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है,
प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से डाइएजोनियम लवणों का निर्माण कहलाता है। द प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट फ्रॉम प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज नाउ एज। तो अब इस अभिक्रिया को अपन है वो क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं डाइएजोटीकरण, डाइएजोनाइजेशन। ये आपके है वो रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम पूछा गया है कि इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, तो इस अभिक्रिया को अपन कहेंगे डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, डाइएजोनाइजेशन। तो सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा आपके है वो नेमिंग रिएक्शन थी ये 52 नंबर क्वेश्चन है। हाफमोन ब्रोम एमाइड सरण प्रतिक्रिया का उपयोग डैश एमीन को तैयार करने में किया जाता है। हाफमोन ब्रोम एमाइड डिग्रेशन रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेसिंग डैश एमीन। तो हाफमोन ब्रोम एमाइड डिग्रेशन जो अभिक्रिया होती है इसका उपयोग अपन है वो प्राथमिक एमीन के निर्माण में अपन है वो करते हैं। किसके निर्माण में करते हैं, प्राथमिक एमीन के निर्माण के अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है। हाफमोन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया का उपयोग अपन है वो करते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर आपके है वो जो एमाइड होता है RCONH2 एमाइड, इस एमाइड की रिएक्शन अपन है वो Br2 और KOH के साथ अपन करवाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर RNH2 यानी प्राइमरी एमीन का है वो क्या होता है, निर्माण होता है। अब साइंटिस्ट का नाम हाफमोन था, इसी कारण उनके नाम पर इस रिएक्शन का नाम रखा गया हाफमोन ब्रोम एमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर डिग्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कार्बन की संख्या एक कम होती है। एक कम कार्बन वाले एमीन का है वो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जो एमाइड है उसे एक कम कार्बन वाले प्राइमरी एमीन का इसके अंदर है वो फॉर्मेशन होता है। एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ अपन करवाते हैं तो उसमें प्राइमरी एमीन का है वो फॉर्मेशन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है ये अपन को है वो बताना है। तो अब यहां पर अपन है वो देखते हैं कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। पॉलीसैकेराइड के अंदर सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये तीनों ही आपके है वो पॉलीसैकेराइड के है वो एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर आपके ए ऑप्शन के अंदर सेलुलोज दे रखा है तो सेलुलोज है वो नहीं होगा। सी के अंदर स्टार्च है ये भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी है वो नहीं है। ग्लाइकोजन है वो आपके एनिमल के अंदर है वो स्टोरेज फूड होता है। जो एनिमल होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च होता है वो प्लांट के अंदर है वो स्टोरेज फूड होता है। और सेलुलोज होता है वो प्लांट की सेल वॉल के अंदर है वो, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की है वो बनी होती है। तो ये तीनों ही आपके है वो पॉलीसैकेराइड है। तो अब अपन को ये कह रहा है कौन सा है वो पॉलीसैकेराइड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड। तो जो जाइलोज होता है वो मोनोसैकेराइड का है वो एग्जाम्पल है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा C6H10O5 ये आपके है वो जाइलोज का है वो फॉर्मूला होता है। जाइलोज इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपके है वो 55 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विच KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज। तो इस रिएक्शन को अपन है वो क्या कहते हैं। तो अब यहां पर अपचयन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है। ये जो रिएक्शंस होती है इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ है वो प्राइमरी एमीन RNH2 की रिएक्शन अपन है वो CHCl3 प्लस KOH के साथ करवाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर RNC इसका है वो फॉर्मेशन होता है। इसको अपन बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और एल्किल आइसोसाइनाइड जो बनता है इसकी जो गंध होती है वो अत्यंत अरुचिकर गंध होती है, मरे हुए चूहे जैसी इसकी गंध है वो आती है एल्किल आइसोसाइनाइड की।
और इसी कारण इस अभिक्रिया का जो नाम है वो कार्बिल एमीन रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसके अंदर है वो एल्किल आइसोसाइनाइड का है वो निर्माण है वो होता है। तो इस कारण इस रिएक्शन का दूसरा नाम है वो आइसोसाइनाइड परीक्षण भी है वो इस अभिक्रिया का वो दूसरा नाम है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन आपके है, दर और दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान है? द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। तो अब यहां पर है वो देखते हैं, सबसे पहले अगर अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यही यूनिट आपके है वो होती है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और दूसरा रेट कांस्टेंट की रिएक्शन दोनों ही आपके है वो इक्वल होती है, और वो किसके लिए है वो होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को यही पूछा है कि दर और दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान है। अपन को बताना है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अभिक्रिया के वेग की है वो इकाई है। अब दूसरा पॉइंट जो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के अंदर जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई और अभिक्रिया के वेग की इकाई दोनों है वो समान है। तो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसके अंदर वेग स्थिरांक के की जो इकाई होती है वो भी यही होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अब अपन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर जो रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, तो वो नहीं होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो हो जाएगी। तो अब आपके है वो क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसमें होता है dx अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है c की पावर 0। अब यहाँ पर ये तो पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाता है k है वो कांस्टेंट है, और ये आपके है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट आपके है वो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, 2 लीटर घोल में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, घोल की मोलरता है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। ये आपके क्वेश्चन है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, अपन को मोलरिटी है वो बतानी है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर होता है WA अपॉन MA इंटू V। अब यहाँ पर आयतन है वो लीटर में दे रखा है, इसका ऊपर 1000 से गुणा करने की अपन को जरूरत नहीं है। तो सीधी सी आप है वो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। WA यहाँ पर दे रखा है 9.8 अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 इंटू आयतन दे रखा है 2। इसको कट करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा 1 अपॉन 20। इसको जब अपन डिवाइड करते हैं तो आपके है वो क्या आ जाएगा, ये भी इसका है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.05। 1/20 है, 1/20 है आपके किसके इक्वल होता है 0.05 कैपिटल M के इक्वल हो जाएगा। तो बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, डीडीटी तैयार किया जाता है जब क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ रिएक्शन करवाएं कि डीडीटी का है वो फॉर्मेशन है वो होगा। तो यहां पर आपके है वो जो क्लोरोफॉर्म है, ये आपके है वो क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब अपन है वो क्लोरेल के साथ है वो करवाते हैं,
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरेल के साथ है वो करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये आपके है वो DDT का फॉर्मेशन हो जाएगा CCl3CH DDT का जो पूरा नाम होता है वो होता है डाइक्लोरो, पैरा पोजीशन पर है इस कारण अपन लिखेंगे पैरा पैरा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपके है वो DDT का पूरा है वो नाम होता है। यहां पर सबसे पहले आ रहा है डी का मतलब आपके है वो पैरा पैरा डाइक्लोरो, इस दूसरे डी का मतलब है डाइफेनिल, ये दो फेनिल ग्रुप है वो कनेक्ट है, और इस टी का मतलब आपके है ट्राइक्लोरो एथेन, ये DDT का उपयोग होता है। ये DDT का है वो नाम है और इसका जो उपयोग होता है वो ये पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग अपन है वो करते हैं, लेकिन आजकल इसका उपयोग है वो बैन कर दिया गया है DDT को। पहले के टाइम में है वो मलेरिया के जो मच्छर है वो होते थे उनको मारने के लिए है वो DDT का है वो छिड़काव भी है वो करते थे, लेकिन आपके है वो अब है वो इसका छिड़काव है वो नहीं किया जाता, इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये अपन के है वो फूड चेन के अंदर इंक्लूड होकर अपन के अंदर है वो म्यूटेट करता है, अपन के जीन को म्यूटेट करता है, जिसके कारण अपन की बॉडी के अंदर कई सारी है वो विकृतियां है वो उत्पन्न होती है। अमेरिका ने तो है वो 85 के अंदर ही इसको है वो पूरी तरह से है वो बैन कर दिया था, क्योंकि ये अपन की फूड चेन के अंदर है वो इंक्लूड हो जाता है। जैसे ही अपन खेतों के अंदर इसका छिड़काव करते हैं, पानी के साथ बहता हुआ ये समुद्र के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों में जाता है, वहाँ से है वो मछलियों की बॉडी में और वहाँ से फिर अपन की बॉडी तक ये पहुँचता है, तो फूड चेन में इंक्लूड होता है, पड़ा रहता है, इसका है वो डीकम्पोजिशन है वो नहीं होता है, इस कारण अभी इसका उपयोग अपन है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके है वो क्वेश्चन नंबर 59, विटामिन B6 की अपर्याप्त मात्रा के कारण होने वाली बीमारी है डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी इनटेक ऑफ विटामिन B6। अब विटामिन B6 के कारण है वो कौन सा रोग होता है उसके बारे में अपन को है वो बताना है। तो अब यहाँ पर अपन है वो विटामिन B6 के कारण कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है पर्नीशियस एनीमिया, ये जो आपके होता है ये विटामिन B12 के कारण होता है, विटामिन B12 के कारण है वो होता है। दूसरा आपके यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण है वो होता है। ये जो चिलोसिस होता है ये विटामिन B2 के कारण है वो होता है, लेकिन अपन को क्वेश्चन पूछा गया B6 के कारण, तो B6 के कारण आपके है वो हो जाएगा कन्वुल्सन, जिसे अपन बोलते हैं मरोड़ पड़ना, मरोड़ पड़ना, ये इसके अंदर है वो हो जाएगा। तो बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए ग्रीन विट्रियोल। तो पहला ऑप्शन दे रखा है CuSO4.5H2O, इसे अपन है वो ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, कॉपर सल्फेट नीला तोता, हिंदी में कहते हैं नीला तोता, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो आपके है वो ए आंसर है वो नहीं होगा, अपन को तो ग्रीन पूछा गया है। CaSO4.2H2O ये आपके जिप्सम होता है, इस कारण ये भी आपके है वो नहीं होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन है FeSO4.7H2O, इसी को अपन है वो ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, और इसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट का वो नीला कलर है वो होता है, हरा कलर होता है, और हरे कलर के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ग्रीन विट्रियोल। इसका कलर है वो ग्रीन है वो होता है, हरा होता है, इसका कलर नीला होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट का, तो सी अपन का है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है वो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 कह रहा है Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज, ये अपन को है वो बताना है। तो अब अपन है वो देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। तो Fe की अगर अपन बात करें तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 है, Fe का 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन
3d6 4s2। अब Fe2 की अगर अपन बात करें तो Fe2 के अंदर है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6, आर्गन 3d6। डी के अंदर है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब डी के अंदर आपको पता होगा 5 आपके है वो ऑर्बिटल है वो होते हैं, और 5 ऑर्बिटल होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है वो फिल होगा, पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो गया, पीछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे आपके 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे, ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यौगिक आयन, अब यहां पर ये आपके है डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये आपके है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका उपयोग किस में किया जाता है, ये किस फील्ड से है वो रिलेटेड है। तो अब आपके है वो ये फोटोग्राफी से है वो रिलेटेड होता है, थायोसल्फेट है, इस कारण ये फोटोग्राफी, और इसमें साथ में सिल्वर है वो कनेक्ट है, इस कारण फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग अपन है वो करेंगे। नेक्स्ट 63 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है SN2 तंत्र के लिए निम्नलिखित हैलाइडों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN2 मैकेनिज्म इज। अब यहाँ पर SN2 जो रिएक्शंस होती है, उस SN2 रिएक्शन के अंदर आपको पता होगा एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, और एक ही स्टेप में रिएक्शन होने के कारण जो एल्किल हैलाइड होता है उस एल्किल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन से है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक है वो करेगा। तो हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन से विपरीत दिशा से है वो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। इस कारण यहाँ पर आपके है वो प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर अपन टर्सरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, वहाँ पर है वो त्रिविम बाधा उत्पन्न है वो होगी, स्ट्रिक हिंड्रेंस है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसी कारण इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड इसकी रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, उसके बाद में सेकेंडरी और फिर टर्सरी होगा, बी इसके अंदर है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। यही अगर SN1 अगर अपन को यहाँ पर पूछता तो उस कंडीशन में फिर अपन का ये आंसर है वो राइट हो जाता, लेकिन SN2 पूछा है तो SN2 में उल्टा होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुबंध समावेता उन यौगिकों में देखी जाती है जिनमें डैश लिगेंड होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज सीन इन द कंपाउंड हैविंग डैश लिगेंड। किस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं। बंधनी समावेता, हिंदी में इसको बोलते हैं बंधनी समावेता। तो बंधनी समावेता है वो कौन शो करता है, इसके बारे में अपन है वो बात कर लेते हैं। तो बंधनी समावेता के अंदर आपके है वो एम्बीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं जिनके अंदर 2 डोनर एटम है वो होता है। जैसे यहाँ पर आपके है वो निकल है, इससे CN है वो कनेक्ट है वो हो गया, और दूसरी कंडीशन के अंदर ये बंधनी समावेता का है वो एग्जाम्पल है। लिगेंड सेम है लेकिन यहाँ डोनर एटम कार्बन है और यहाँ डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, तो इस कारण ये अलग अलग आइसोमर का है वो फॉर्मेशन है वो हो गया, अलग अलग समवायी यौगिकों का निर्माण हो गया। तो बंधनी समावेता के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो डी इसका है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। Who explains the effect of temperature on the reaction rate constant। तो अब इसके अंदर फेराडे जो होता है वो उसने वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे, इस कारण फेराडे है वो नहीं है। गुलबर्ग और वागे ने है वो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था, इस कारण ये भी है वो नहीं होगा। अभिक्रिया के वेग और क्रियाकारक की सांद्रता के बीच में क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया था गुलबर्ग और वागे ने। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास। और जो ली चैटेलिए है ये भी आपके है वो ताप का प्रभाव नहीं बताता है। ली चैटेलिए आपने है वो पढ़ा होगा 11th के अंदर कि अभिक्रिया का जो वेग होता है उस अभिक्रिया के वेग के ऊपर सांद्रता का क्या प्रभाव है वो पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरेनियस, जिसे अपन है वो अरेनियस थ्योरी है वो कहते हैं। तो ये ताप का प्रभाव है वो बताया था, तो सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। साम्य अवस्था वाले चैप्टर के अंदर अपन है वो ली चटली के बारे में वो पढ़ते हैं कि जो साम्य अवस्था होती है उस साम्य अवस्था पर है वो क्या प्रभाव पड़ता है। तो साम्य अवस्था के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में वो ली चटली है वो बताता है। तो ये तीनों ही है वो अलग अलग बताते हैं, सिर्फ टेम्परेचर का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया था अरेनियस ने। तो इस कारण है वो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि log k बनाम 1/t का प्लॉट सीधी रेखा देता है तो ढलान का मान क्या है। तो यहाँ पर सीधा सा आपका है, अगर अपन है वो ग्राफ है वो प्लॉट करे हैं तो इस टाइप का ग्राफ अपन को है वो मिलता है। ये आपके है वो log k y अक्ष पर, यहाँ आपके है वो x अक्ष पर 1/t। तो इस प्रकार का अपन को ग्राफ है वो मिलता है, और इसके अंदर जो ढाल होती है, ढाल स्लोप, ये आपका है -EA/2.303R। तो ये आपके डी इसके अंदर है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। डी के अंदर है ढाल -EA/2.303R। तो डी इसका आपका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। ये आपके है वो केमिस्ट्री के अंदर कल जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए है वो क्वेश्चन थे, और बहुत ही है वो शानदार है वो क्वेश्चन थे। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अपन के क्लासरूम नोट से है वो पूछे गए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपने इतना पेपर को सिंपल तरीके से समझाया। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर पेपर तो लग तो हार्ड रहा था पर आपने जब समझाया तो बड़ा सिंपल लग रहा था। तो ये आपका कमाल है, ये आपका तरीका है। सारे जो अपने जो बच्चे थे उनका पेपर अच्छा गया है, आई होप सो आपका भी पेपर अच्छा गया होगा। और अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि आपको यदि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, चाहे RUHS का हो चाहे एम्स का हो, फार्माकॉन क्लासेज और विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों के कोलाब्रेशन से हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो सारे जो स्टूडेंट ने 1 बाय 1 आपने सॉल्यूशन देखा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। और मैं तो आपको कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं है, यदि जिसका नंबर कम स्कोर है वो भी चिंता नहीं करें, हमसे कंसल्टेंसी करें कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। और कम नंबर में भी आपको काउंसलिंग में नंबर आ सकता है यदि आपने काउंसलिंग सही तरीके से की है। तो काउंसलिंग कैसे करें ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। पिछली बार मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनके नंबर तो 60+ थे पर उनको काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, और जिनके बच्चे नंबर 40 के आसपास थे उनको जो कॉलेज मिल गया। सिर्फ कैसे मिला, ये एक काउंसलिंग का मेथड है, ये एक ट्रिक है जो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपने जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन सुना है बहुत बढ़िया तरीके से, तो इससे भी सुपर डुपर सॉल्यूशन जो है बायो का करवाया जाएगा, और आधे जो बायो का क्वेश्चन पैटर्न है वो मैं करवाऊंगा, आधे बाकी वाले सर कराएंगे। फिर हम फिजिक्स का भी करेंगे क्योंकि इस लेक्चर में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम इसको इंटरप्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में हम जो है बायो का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आप बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है, आपको RUHS के अंदर कैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपको सीट पक्की करनी है। और कई सारे स्टूडेंट का ये है जो वो DMLT वाला एग्जाम होना है और आगे जो फार्मेसी वाला एग्जाम होना है उसके लिए भी हमारा प्रिपरेशन प्लान है। हम पूरा सारा जो है आपको कोचिंग क्लास जो है सुपर डुपर के साथ में, सुपर स्टडी के साथ में, स्मार्ट स्टडी के साथ में आपको पढ़ाएंगे। और जुड़े रहिएगा, फार्माकॉन क्लासेज सिंस 2011 से इसी फील्ड के अंदर है, और विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोलाब्रेशन से ये जो काम हो रहा है आपके लिए जितना आसानी हो रहा है ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये सारा डेडिकेशन सिर्फ जो RUHS एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेंट एस्पिरेंट भाग लेने जा रहे हैं
उनको सिंपल करने के लिए रखा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर जो कार्ड है वो जरूर सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, कीप रॉकिंग।